हेलो फ्रेंड्स, प्रतिमा जीएस एकेडमी भी आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो कल का हमारा वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे और वर्तमान में 445 प्लस बताया था। तो दोस्तों, ये मान करके चलिएगा कि जो ये 445 प्लस है, ये है तो लगभग में 470 प्लस में हो गया है, लेकिन ये इसी 395 का किसी का क्लाज का है। जैसे अनुच्छेद 48 है तो अगला अनुच्छेद 48 के क्लाज का है, फिर खा है। ऐसे अन्य अनुच्छेद इसी के अंदर जो है अनुच्छेद बदले गए हैं और बढ़ाए गए हैं। तो जो मूल अनुच्छेद है वो 395 आज भी है, लेकिन वो बढ़ करके संविधान संशोधन होते रहे हैं, उसके अंदर पार्ट क्लाज ये सब बढ़ते रहे हैं, तो वो सब जोड़ करके लगभग 470 के आसपास में हो गया है। और ये लक्ष्मीकांत की बुक जो ऑथेंटिक बुक है, ये उसके स्रोत हैं। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो राज्यों का उद्भव, इसी का जो कल हम पढ़ाए थे भाग 1, उसी का जो है अगला टॉपिक है उसी में कि राज्यों का उद्भव, राज्यों का विकास कैसे हुआ। तो देसी रियासतें थीं, ब्रिटिश रियासतें थीं। ब्रिटिश भारत की जो 11 प्रांत थे और 4 प्रमुख आयुक्त के प्रांत थे, बाकी 552 देसी रियासतें थीं। 552। अब इन लोगों को एकजुट करने के लिए प्रावधान लाने थे, लेकिन जब स्वतंत्र भारत अधिनियम आया, उसके पहले जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी का माउंटबेटन महोदय जब लेकर के आए अपने प्रावधान को, तो उन्होंने 3 बातें कही। पहली बातें तो उन्होंने ये कहा कि देसी रियासतों के बारे में कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, और या तो आप स्वतंत्र रहिए। यानी भारत, पाकिस्तान और स्वतंत्र रहने का 3 विकल्प देसी रियासतों को दिया गया। साथियों, 552 में से 549 रियासतों ने तो भारत में विलय कर लिया, जो भारत में थे। जब भारत आज़ाद हुआ और आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो देसी रियासतों का एकीकरण करने का जो दायित्व था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथों में था। और पटेल जी हमारे कितने खतरनाक थे, इसको कहने की ज़रूरत तो है नहीं, आप सब लोग जानते हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में। जब 3 रियासतें बच गईं, 3 रियासतें थीं, एक हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने स्वतंत्र रहने की बात कही और इन्होंने ना तो भारत में और ना ही पाकिस्तान में शामिल होने की बात की। लेकिन अब हमारा जो अखंड भारत है, अब हमारे भारत में अब हैदराबाद यहाँ पे था, जूनागढ़ यहाँ पे था और कश्मीर यहाँ पे था। अब इन तीनों रियासतों ने स्वतंत्र रहने की बात कही, तो ये भी हमारे भारत के बीच में थे। ये मान लीजिए नॉर्थ में था और यहाँ पे था। अगर हैदराबाद को
स्वतंत्र रहने की अनुमति दी जाती तो हैदराबाद के जो नवाब थे वो पाकिस्तान से इसे संबंध रखते और रास्ता कहाँ से लेते, भारत के बीचों बीच से। ये हमारे पटेल जी को या जो भी हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं उनको, किसी को जो उसे तत्कालिक रूप में शासन में होते, ये बर्दाश्त तो किसी को नहीं होता। जूनागढ़ भी यहाँ पर हिंदू बाहुल्य था, शासन मुस्लिम कर रहे थे। यहाँ के राजा हरि सिंह थे कश्मीर के। तो अब तीनों के लिए बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होने लगी कि किस तरह से इसको भारत में शामिल किया जाए। तो हैदराबाद को तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया। हैदराबाद पर सरदार पटेल जी ने आक्रमण कर दिया। पहले उनको अल्टीमेटम दिया और कहा कि जनता की इच्छा के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था को वहाँ पर भी बनाया जाए, लेकिन वहाँ के नवाब ने पाकिस्तान में जाने की धमकी दी और अंत में जब वहाँ पे पुलिस कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान भाग गए, चाहे यहाँ भाग गए, लेकिन उनको अंत में क्या हुआ, हमारे भारत में विलय कर लिया गया। अब यहाँ पे हैदराबाद भी भारत में शामिल हो गया। अब बचा जूनागढ़ और कश्मीर। तो जूनागढ़ की जनता जो कि हिंदू थी, तो वहाँ की जनता भारत में आने के लिए आंदोलन कर रही थी, लेकिन वहाँ का जो शासक था वो मुस्लिम था, वो पाकिस्तान में जाने की बात कर रहा था। तो वहाँ पे जनमत संग्रह करा दिया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा दिया गया, मतलब रेफरेंडम करा दिया गया। और जनमत संग्रह का मतलब होता है कि जनता की ओपिनियन, जनता का विचार जान लिया जाए, उसका एक मत करा दिया गया और उसमें बहुमत से जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। अब कश्मीर बचा। तो कश्मीर के लिए पहले तो हरि सिंह ने कहा कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे और ना ही हम भारत में रहेंगे। यहाँ के शासक थे हरि सिंह। लेकिन भारत ने तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं किया। भारत किसी पर ऐसे यूं ही आक्रमण नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात रास नहीं आई। 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब कबायली आक्रमण यहाँ हो गया, अब हरि सिंह के पास में कोई चारा नहीं था और वो भाग करके पहुँचे हमारे पीएम पंडित नेहरू जी के पास। कहा मुझे बचाइए। तो नेहरू जी ने कहा पहले साइन कीजिए, पहले आप साइन कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए कि हम भारत में विलय होना चाहते हैं, तब उसे भारत का अभिन्न अंग मान करके हम पाकिस्तान पे जो है प्रतिक्रिया देंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। तो हरि सिंह ने कहा कि फिर हमारी कुछ संप्रभुता को बचा करके रखना आपका जिम्मेदारी होगा। उन्होंने कहा आप विलय तो कीजिए। इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और कहा हम भारत के साथ विलय कर रहे हैं, और फिर ये भारत का अंग बना और इसके रूप में फिर पाकिस्तान को प्रतिक्रिया किया गया और पाकिस्तानी कबायली भाग गए। और ये हमारा अखंड भारत जो आज दिख रहा है उसकी एकीकरण के कार्य पूरा हुआ। साथियों, 3 पॉइंट इसमें हैं। पहला ये कि जो देसी रियासतें थीं उनको 3 विकल्प दिया गया था। स्वतंत्रता अधिनियम था उसके तहत 2 देश बने थे, भारत और पाकिस्तान, जिनमें से 552 देसी रियासतों में से 549 रियासतें स्वतः भारत में शामिल हो गई थीं। 3 जो बचे थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, इन तीनों को क्रमशः हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों, अब जब पूरा भारत में एकीकरण हो गया
तो 1950 में भारत के जो संघ हैं उनके राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया, 4 भागों में। जैसे उसमें का, खा, गा, घा, ये 4 प्रकार के प्रांत बनाए गए। एक में ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर शासन करते थे ऐसे प्रांत को रखा गया, उन्हें नंबर 1 श्रेणी में रखा गया, यानी उन्हें नंबर का में रखा गया, जो ब्रिटिश प्रांत थे 11। जो शाही शासन थे, देसी रियासतें थीं, उनसे जो जुड़ करके राज्य बना था उसको रखा गया था खा नंबर पे, यानी नंबर 2 पे उनको प्राथमिकता दिया गया था। और जो नंबर 3 पे रखा गया था, हमने बताया था 4 मुख्य आयुक्त जो हैं प्रांत हैं उनको रखा गया था, और नंबर 4 यानी घा में केवल अंडमान निकोबार को रखा गया था। ये वर्गीकरण इस रूप में किया गया था, तो अलग अलग प्रकार के जो क्षेत्र थे उनके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। लेकिन कुछ समय जब बीता, जब हमारा प्रथम चुनाव हो गया, तो प्रथम चुनाव होने के पश्चात हमारे राज्य में मांग उठने लगा यहाँ पर तेलुगु भाषी एक क्षेत्र था जो पहले मद्रास का पार्ट हुआ करता था, तो एक मांग ये उठने लगा कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाना चाहिए, और आंदोलन बहुत तेज हो गया। तब एक यस्केधर थे, यस्केधर महोदय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया और कहा गया कि ये बताया जाए कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना हमारी देश की एकता और अखंडता पे कोई आंच तो नहीं आएगी। क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना उचित होगा? भाई, हमारा नया नया देश आज़ाद हुआ था, कई अन्य समस्याओं से हम ग्रसित हुए थे, भूखमरी चरम पर थी, गरीबी चरम पर थी, अशिक्षा चरम पर था, और कुछ ऐसे क्षेत्रीय नेता थे जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमारे देश की जो एकता है उसे खंडित करने पर तुले हुए थे। कुछ ऐसे संगठन थे जो नहीं चाहते थे कि भारत की एकता बनी रहे। जब यस्केधर महोदय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जून 1948 में धर आयोग बना था, और दिसंबर 1948 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, उसमें इन्होंने बताया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना हमारे नए नए लोकतंत्र के लिए, हमारे भारत के एकता के लिए उचित नहीं है। इन्होंने खारिज कर दिया, लेकिन आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी 3 व्यक्ति यानी जेबीपी कमेटी का गठन किया गया। कब किया गया? दिसंबर 1948 को ही।
इधर एस.के. धर महोदय का रिपोर्ट आता है और भाषाई आधार पर इसे खंडित कर दिया जाता है। उधर जे.बी.पी. कमेटी फिर बनाया जाता है और इनसे मांगा जाता है कि आप जो है एक बार पुनः सर्वेक्षण कीजिए और देखिए कि क्या किया जाना चाहिए। जे.बी.पी. का मतलब हुआ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। बी का मतलब हुआ वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब हुआ पट्टाभी सीतारमैया। यानी कि वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दिया, जे.बी.पी. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दिया? अप्रैल 1949 को। साथियों, ये सब पेन और कापी ले करके इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न हर साल आते हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस में हो, उत्तर प्रदेश पीसीएस में हो, या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, समीक्षा अधिकारी, यानी किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो अप्रैल 1949 में इन्होंने रिपोर्ट दिया और इन्होंने भी भाषाई आधार पर खंडित कर दिया। भाषाई आधार पर राज्यों को बनाने का अस्वीकार कर दिया। जब इन्होंने अस्वीकार कर दिया तो जब जे.बी.पी. कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्य बनाने से अस्वीकार कर दिया, तब आंध्र प्रदेश में, जो वर्तमान में है, उस समय आंध्र प्रदेश नहीं बना था, मद्रास में एक पट्टी श्रीरामल्लू थे, कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। पट्टी श्री रामल्लू, इन्होंने आमरण अनशन कर दिया और 56 दिन तक इन्होंने आमरण अनशन किया और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। जब पट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो गई तो आंदोलन और विकट रूप धारण कर लिया। जब आंदोलन और विकट रूप धारण कर लिया, तब 1953 को आंध्र प्रदेश अलग राज्य बन गया। उन्नीस सौ 53 में आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना, यानी कि प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर बना। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है कि जो भाषाई आधार पर बना था? तो आंध्र प्रदेश। अब जब एक जगह भाषाई आधार पर बन गया तो पूरे भारत में अलग अलग जगह आंदोलन तेज हो गए। उन लोगों को लगा कि अब हमारा भी एक भाषाई आधार पे अलग राज्य बननी चाहिए। साथियों, हिंदुस्तान में 500 से ज़्यादा बोलियां हैं, लगभग 60 से ज़्यादा भाषाएं हैं। अब अगर अलग अलग हर भाषा के रूप में, हर बोली के रूप में एक राज्य का निर्माण होने लगेगा तो बहुत राज्य हो जाएंगे। तो स्थिति बहुत दयनीय होने लगी। जगह जगह आंदोलन होने लगे,
विद्रोह होने लगे तब एक जज महोदय थे फजल अली के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया गया। दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग बनाया गया। और इनके जो और 2 साथी थे, एक थे हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पडिक्कर। यानी ये 3 सदस्यीय आयोग था। तो फजल अली अध्यक्ष थे, इसलिए फजल अली आयोग भी इसे कहा जाता है। और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर के सदस्य थे। ये कई बार एग्जाम में आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब इन लोगों ने अपना रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट कब दिया? 1955 में। 1955 में अपना रिपोर्ट दिया, और रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि भाषाई आधार पर तो स्वीकृति दी जा सकती है। भाषाई आधार पे इन्होंने स्वीकृति तो दिया, लेकिन इन्होंने जो एक भाषा और एक राज्य का सिद्धांत था उसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि एक भाषा एक राज्य, जो ये सिद्धांत है, जो आंदोलनकारी कहा करते थे एक भाषा एक राज्य हो, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया, काट दिया। इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हर जगह कई अन्य भाषाई लोग रहते हैं, कुछ लोग ज़्यादा भाषा भाषी के होते हैं और उसमें से कुछ अल्पसंख्यक भाषा भाषी के होते हैं। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को ध्यान में रख करके इन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया। फिर इसके 4 प्रमुख कारण इन्होंने बताए। 4 प्रमुख कारण इन्होंने बताया कि आखिर ऐसा हमने क्यों किया कि एक राज्य एक भाषा को अगर हम काट रहे हैं तो उसके अलग अलग कारण बताए उन्होंने। और सिफारिश किया कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं। सिफारिश किया कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाएं। इनके सिफारिश को ध्यान में रख करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जो इन्होंने 4 बातें बताई, उन्होंने कहा कि देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रख करके, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता को ध्यान में रख करके, वित्तीय आर्थिक और प्रशासनिक तर्क को ध्यान में रख करके, और कल्याण की योजना और इसका संवर्धन को ध्यान में रख करके राज्यों का गठन करना है। और इस रूप में फजल अली आयोग की जो सिफारिश थी, इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अब जब 14 राज्य और 6
यूनियन टेरिटरी बन गए तो 1956 के बाद में बड़े बड़े राज्यों का अलग अलग करके छोटे छोटे राज्यों में बनाया जाना शुरू हुआ। तो इस सिलसिले में सबसे पहला एक बम्बई प्रांत था, बम्बई प्रांत। अब बम्बई प्रांत को 1960 में विभाजित किया गया और बम्बई प्रांत को से गुजरात को अलग किया गया, गुजरात को अलग किया गया और गुजरात फिर भारतीय संघ का 15वां राज्य बना और बम्बई प्रांत का नाम बदल करके महाराष्ट्र कर दिया गया। यानी कि एक गुजरात नया राज्य निकला 15वां और बम्बई प्रांत का नाम बदल करके महाराष्ट्र कर दिया गया। दादर एवं नगर हवेली, कुछ तटीय ऐसे कुछ स्थान थे जो आज भी विदेशी के हाथों में थे, कुछ पुर्तगालियों के हाथ में थे, कुछ फ्रांसीसियों के हाथ में थे। तो दादर और नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, इसको लिया गया और 10वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर आगे चल करके गोवा, दमन और दीव, ये पुर्तगालियों के हाथ में था, तो इसे भी 1961 में पुर्तगाली से छीना गया। पुर्तगाली देने को तैयार नहीं थे, उनका कहना था हमारा है। फिर इसके लिए पुलिस कार्रवाई हुई और पुलिस कार्रवाई के बल पर इसे जीता गया और अपने देश में मिला लिया गया। तो मिला लिया गया, फिर इसको 12वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वां संविधान संशोधन किया गया। आप लोगों को याद होगा कि संविधान संशोधन के बारे में कल मैंने बताया था अनुच्छेद 368। तो जब भी मैं संविधान संशोधन की बात करूं तो आपको अनुच्छेद 368 याद आ जानी चाहिए। कापी कलम लेकर बैठे हैं ना आप लोग, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आपके मित्रों को। तो 368 के तहत क्या 12वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, यानी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 1954 में पांडुचेरी फ्रांसीसी से प्राप्त हुआ। फ्रांसीसियों ने यानी फ्रांस ने भारत को सौंप दिया। अब पांडिचेरी 4 जिला है, एक जिला इधर है, एक है पांडिचेरी, फिर कराईकल है, माहे है, यानम है। तो 4 अलग अलग जिला बन करके एक पांडिचेरी बना है। तो ये 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी को 14वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे भी यूटी बना दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 14वां संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी को बना दिया गया। 10वें संविधान संशोधन के द्वारा दादर एवं नगर हवेली को बनाया गया। 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा, दमन, दीव को यूटी बनाया गया और 14वें संविधान संशोधन के द्वारा पांडिचेरी को बनाया गया। नागालैंड 1963 में नागालैंड 16वां राज्य भारत का बना। भारत का नागालैंड 16वां राज्य बना। अब पंजाब राज्य काफ़ी विस्तृत और बड़ा था,
तो वहाँ से हरियाणा निकाला गया, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और हरियाणा को 17वां राज्य बनाया गया। हरियाणा को 17वां राज्य बनाया गया 1966 में। 1963 में नागालैंड 1963 में। अभी मैं इसको सब बेहतर से याद करा दूंगा, अब विधिवत याद हो जाएगा आप लोगों को। तो हरियाणा बना 1966 में 17वां, और फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश 1971 में 18वां राज्य बना। 14 राज्य पहले से थे, तो 15वां राज्य गुजरात बना, 16वां राज्य नागालैंड बना, 17वां राज्य हरियाणा बना, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना। गुजरात 1960 में बना, नागालैंड 1963 में बना, हरियाणा 1966 में बना, हिमाचल प्रदेश 1971 में बना। अब मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में। तो 1972 में मणिपुर 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां राज्य बना और मेघालय 21वां राज्य बना। सिक्किम 1975 में 22वां राज्य बना और मिजोरम 23वां राज्य बना। मिजोरम 23वां राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश और गोवा, अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य और गोवा 25वां राज्य बना। और ये तीनों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में बने। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में बने थे। छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड 28वां राज्य बना। 29वां राज्य तेलंगाना 2 फरवरी 2014 को बना था। लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूटी में बना दिया गया, तब राज्यों की संख्या रह गई 28। और 2020 में दमन दीव और नगर हवेली को, दमन दीव, नगर हवेली, दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर के एक यूटी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 रह गई। तो साथियों, यहीं पर इस चैप्टर को भी मैं समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।